ठीक है, लास्ट चर्चा का विषय था कि जो फीमेल वर्कफोर्स है वो रूरल एरियाज में ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, इस पे हमने चर्चा भी करी थी, क्योंकि जो रूरल एरियाज में फीमेल के लिए जो जॉब्स हैं वो लो पेड जॉब्स हैं और वो घर के आसपास मिल जाती हैं, 2,500-3,000-4,500 में मिल जाएंगी, तो वो इजिली काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि उस इनकम से ना फैमिली को थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, सपोर्ट हो जाता है। देन जबकि अर्बन एरियाज में अगर आपको जॉब करनी है तो आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स होनी चाहिए, और अगर स्किल्ड जॉब के लिए आपको जाना पड़ रहा है तो जनरली घर से दूर जॉब मिल रही है, और घर से जब दूर जॉब मिल रही है तो वो जो डिसीजन है ना, वो जो डिसीजन है अकेले इंडिविजुअल डिसीजन नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कैसा डिसीजन हो जाता है, फैमिली डिसीजन हो जाता है। इस पर हमने चर्चा करी थी लास्ट क्लास में। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने 2-4 बातें इस पे भी करी थी, याद आ रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पे जगह छुड़वाई थी रीजंस लिखने के लिए, अब वो आप लोगों ने लिखे हैं तो बढ़िया, नहीं लिखे तो आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम करेंगी वो चीजें कि भाई यहाँ पे क्या रीजंस है। ठीक है, इधर भी एक जगह छुड़वा रखी है, तो यहाँ पे भी हमने एक रीजन डिस्कस करा था, तो जहां जहां हम लोगों ने जगह छोड़ी थी वहां पे हमारे कुछ रीजंस लिखने थे जो हम लोगों ने लिखे थे। ठीक है, लाओ बुक दिखाओ, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्या टॉपिक हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। एक बार देखना, मैंने वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वगैरह करवा दिए, सब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो वगैरह करवा दिए। ठीक है, एक वर्ड लिखो जरा, मैंने वैसे शायद लिखवाया होगा। प्लीज लिखो जरा, पार्टिसिपेशन रेट, एक मीनिंग लिख लो बस, क्योंकि उसके बाद में एक लाइन है जो यहाँ पे यूज में आएगी। पार्टिसिपेशन रेट रेफर्स टू, participation rate refers to participation of people in production activity ठीक है, एक लाइन का गैप देके लिखो, इन इंडिया पार्टिसिपेशन रेट is nearly participation rate nearly 34.7%, 34.7%, यानी कि 100% पॉपुलेशन में से 100% पॉपुलेशन में से सिर्फ पार्टिसिपेट कितने लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो 100% लोग हैं, 100% लोग का मतलब कितना हो गया, 140 करोड़ की आबादी, वो इन 34% पे डिपेंड हो रखी है, इन 34% पे डिपेंड हो रखी है। तो इसका मतलब क्या बनेगा, इकोनॉमी का डिपेंडेंसी रेशियो, क्या डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो का मीनिंग क्या सर, आप लोगों ने बचपन में एक लाइन सुनी होगी ना, कमाने वाला एक खाने वाले चार, ये बचपन में लाइन सुनी होगी ना हम लोगों ने, वो क्यों बोली जाती थी जरा सुनिए। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उस वक्त 100 करोड़ के आसपास थी और कंट्री की वर्कफोर्स कितना था, मान लीजिए मात्र 25 करोड़।
तो 25 करोड़ कमाने वाले हैं और खाने वाले कितने हैं? 100 करोड़। तो एवरेज क्या बनती थी? कमाने वाला 1, खाने वाले 4। ये हमारे इंडिया के हालात थे सर। स्पेशली रूरल एरिया में तो ज्यादा ही, क्योंकि रूरल एरिया में पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी अर्बन एरिया। जब किसी भी कंट्री में ये रेशियो बढ़ता जाए, जैसे 1:1 है तो बढ़िया है, 1:2 है थोड़ी सी टेंशन, 1:, तो जैसे जैसे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं क्या कहूंगा, डिपेंडेंसी लोगों की एक व्यक्ति के ऊपर बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए जब एक कमाने वाला था, एक खाने वाला था, कोई टेंशन नहीं थी। अब कमाने वाला एक है, खाने वाले 2 हैं। कमाने वाला एक है, खाने वाले 3 है। कमाने वाला 1, खाने वाले 5। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंसी लोगों की क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो जब कभी भी किसी भी इकोनॉमी में डिपेंडेंसी अगर हाई हो जाएगी, अगर डिपेंडेंसी थोड़ी हाई हो जाएगी, तो इकोनॉमी के लिए वो चीज क्या कहलाएगी? डिपेंडेंसी रेशियो जो है हमारी कंट्री का वो थोड़ा क्या है? हाई है। और जब किसी भी इकोनॉमी का डिपेंडेंसी रेशियो हाई होगा, तो वो कहीं ना कहीं मतलब ये फील करवाएगा कि जो पर हेड अवेलेबिलिटी है ना, पर हेड अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी? बोलो, कम हो जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, तो वो 100 रुपए अपने ऊपर खर्च कर पाएगा। अब उसी व्यक्ति ने 100 रुपए कमाए, लेकिन उसके घर में 2 लोग हैं सर, तो कितने कितने बटेंगे? 50-50 ही बट पाएंगे। अब उस घर में कमाए एक बंदे ने 100 रुपए, मेंबर है 4, तो हर एक बंदे के हिस्से में कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो इसका मतलब पर हेड जो अवेलेबिलिटी है, पर हेड जो अवेलेबिलिटी है पहले के मुकाबले क्या हो गई है? कम हो गई है। जब पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, बातें नहीं भाई, जब पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जब पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो भी कहीं ना कहीं क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। प्लीज ये पॉइंट ऐड करो जरा, लिखने के बाद ना जरा ये पॉइंट ऐड करो। संदीप गर्ग भी है किसी के पास? दिखाना बस 1 मिनट, ठीक है, रखो निकालो। लिख लिया? डन डन, ये ले पॉइंट। चलिए एक पॉइंट थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, वहां पे जरा चर्चा करेंगे। एक मिनट बच्चे, कहाँ बैठी है मक्खी? एक वर्कर वाला रेशियो लिखा था, हाँ प्लीज। ये जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन था ना, जिसको आप लोगों ने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कितना था? 64%। अगर ये बढ़कर हमारी कंट्री में अगर हमारी इकोनॉमी में ये बढ़कर कितना हो जाए? 75 से बढ़कर फिर कितना हो जाए? तो जब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो या रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो इसका इंडिकेशन क्या है कि क्या ये इंडिकेट कर रहा है? दक्ष, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, जिसका मतलब क्या था? वर्कफोर्स डिपेंड में टोटल पॉपुलेशन, या फिर सिंपल भाषा में ध्यान रखो, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन 64 से बढ़कर 75 हो गया, 75 से बढ़कर 85 हो गया। इसका मीनिंग क्या है? ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितने ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे
इकोनॉमी की प्रोडक्शन का लेवल उतना बेटर होगा, उतना ज्यादा कंट्री के अंदर लोगों को क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उतना ज्यादा ही लोगों कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक नोट डालो, जो भी आप लोगों ने पढ़ लिखा था ना उसके नीचे एक नोट डालो, हायर पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट, हायर पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट that more people are involved in, more people are involved in economic activity, more people are involved in economic activity, ठीक है जी, मोर पीपल आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है यहां पे। अब कुछ फटाफट से 1 मार्क के मीनिंग्स को कवर करते हैं। आपको याद होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, याद है मैंने कैटेगराइज करवाया था, तो फटाफट से 1 मार्क के मीनिंग कवर करते हैं। सबसे पहले मीनिंग लिखो, इसके लिए इंटरनेट भी की भी सहायता लेके चलेंगे कि इंडिया के डेटास क्या क्या बता रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, दिख नहीं रही परसेंटेज, बच्चों बातें नहीं, नहीं आ रही परसेंटेज, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्टली मीनिंग पे आओ। लिखो सेल्फ एम्प्लॉयड का मीनिंग लिखो भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड आर दोज वर्कर्स, आर दोज वर्कर्स who are engaged in, who are engaged in, who are engaged in their own job, their own job slash बिजनेस स्लैश प्रोफेशन, ठीक है जी, किसी का प्रोफेशन हो सकता है, किसी का अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल लिखेंगे, अ फार्मर, अ फार्मर वर्किंग ऑन हिज ओन फार्म, ठीक है, खुद के खेत पर खेती कर रहा है किसान, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, an owner working, an owner working in his own factory,
वर्किंग इन हिज ओन फैक्ट्री। ठीक है, इसमें लिखो अगला पॉइंट, नियरली नियरली 52%, नियरली 52% workforce in India engaged in self-employed। हाँ जी, यानी कि इंडिया की जो टोटल वर्कफोर्स है, टोटल वर्कफोर्स कितनी लिखी थी, कुछ याद है किसी को? दोबारा ध्यान से देख लो डेटा इसको चेतन। 60 करोड़ तो मैंने 2023 की डेटा से बताए थे, वो भी लेबर फोर्स बताई थी। क्या बताई थी? लेबर फोर्स। अगर मैंने 2017-18 के जो डेटा लिखवाए आपकी किताब नोटबुक के अंदर, दैट वाज नियरली 47 करोड़। मिला डेटा? अब अंदाजन देखिए 47 करोड़ में से कितना, 52% मिश इज हाफ कहां पे लगे हुए, सेल्फ एम्प्लॉयड में। क्वेश्चन आ गया क्यों और क्या वजह है इसकी, 1 मार्क में आया लेकिन क्वेश्चन, तो 1 मार्क में क्या रीजन देके आओगे, वाई मोर देन 50% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एंगेज इन सेल्फ एम्प्लॉयड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बंसल साहब, सेल्फ एम्प्लॉयड में प्रॉफिट ज्यादा होता है इंडिया के अंदर। ओके, हाँ, इंडिया में जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ओके ओके, सोचो। एग्रीकल्चर, मेन हमारी आबादी कहां लगी हुई है, एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर जानकर मैंने एग्जांपल भी लिखवाया है। तो अगर रीजन आ जाए ना कि सेल्फ एम्प्लॉयड में इतना बड़ा डेटा कैसे है, सर इसमें ध्यान रखना सबसे बड़ा योगदान किसका, 44%, तो कहां पर लगे हुए हमारे लोग, एग्रीकल्चर में लगे हुए। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, एग्रीकल्चर। तो लिखो इसके जरा पीछे इसके ब्रैकेट में लिखो, ड्यू टू मेजर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर, ड्यू टू मेजर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। 52% के ब्रैकेट में लिखेंगे मेजर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है जी, चलिए अगले वर्ड पर आ रहे हैं सर। अगली हेडिंग है अपने पास हायर वर्कर्स। पहले तो मीनिंग लिखो जरा, लिखो, दीज आर दोज वर्कर्स, these are those workers who work for others, who work for others, comma, they provide their services, they provide their services and get चलिए एंड गेट के बाद ना डैश डालो, उसको फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भरो। हाँ जी, अगर मैं स्कूल में जाके अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, जब तक गौरव सर जेएमएस में पढ़ा रहे तब तक गौरव सर किस में आएंगे, लेकिन जैसे ही गौरव सर स्कूल में जाके पढ़ाने लगे तो वो किसी और को अपनी सर्विसेज दे रहे, हायर वर्कर की कैटेगरी में आ गए, तो गौरव सर को मंथ के एंड में क्या मिलती होगी, सैलरी। और अगर गौरव सर किसी भट्टे में काम कर रहे हैं, क्या मिलेंगे, वेजेस, दिहाड़ी, मजदूरी। ठीक है, तो जो डैश आपने लगाया ना, वहां पे क्वेश्चन बन सकता है वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज। अच्छा, मेरे को एक बात का जवाब देना, अगले पॉइंट के अंदर ऐड कर लेना इस पॉइंट को।
क्या हमारे इंडिया में सिर्फ काम के बदले पैसे ही मिलते हैं या अनाज भी मिलता हुआ सुना है कभी? कभी सुना होगा ना, काम के बदले अनाज। या कई जगहों पर आपने ऑब्जर्व करा होगा जब बार्टर सिस्टम चलता था, क्या चलता था? और अगर मैं बोलूं ना कि बार्टर सिस्टम आज भी जिंदा है, तो यस, मैंने कई जगहों पे ऑब्जर्व करा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर, कि वहां पे क्या होता है ना, अगर आप किसी भी मालिक के अंडर में काम कर रहे हो तो क्या होता है कि आपने मेहनत मजदूरी करी अपनी, तो कैश नहीं मिलेगा, खाने पीने का सामान दे देंगे, खाने पीने का सामान दे देंगे। तो ध्यान रखना, पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है कि जो हायर वर्कर्स होते हैं कि क्या उनको हमेशा वेजेस एंड सैलरीज कैश में मिलेगा? तो आंसर इज नो, काइंड में भी मिल सकता है। तो लिखो जरा इसके अंदर, रिवॉर्ड मे बी रिसीव्ड इन काइंड। रिवॉर्ड मे बी, रिवॉर्ड का मतलब है सैलरी वगैरह की बात हो रही है, बदले में जो मिलेगी पेमेंट। क्या प्रॉब्लम है यार? इन काइंड, ठीक है जी, लिखा। चलिए एग्जाम्पल लिख दीजिए, गौरव सर टीचिंग इन स्कूल, या टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, ठीक है, डन। अब हायर्ड वर्कर्स की कैटेगरी होती है, कितनी कैटेगरी होती है भाई? 2। एक कैटेगरी हो गई जो टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैजुअल वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स यानी कि टेम्परेरी वर्कर्स, ठीक है। अब कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं सर? आप लोगों ने सुना होगा जो पर डे के हिसाब से काम करते हैं, है तो ना, दिहाड़ी मजदूर जो होती है, या पीस रेट के हिसाब से काम करते हैं, या जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है। अब जिनकी जॉब परमानेंट नहीं है, जो पीस रेट पे काम कर रहे हैं, जो पर डे के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, पीएफ। अच्छा, कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आई लाइन वाली। रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? नैन्सी कह रही सर मुझे नहीं समझ में आई। तो नैन्सी, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? पेंशन वगैरह। एक मैंने दूसरा वर्ड बोला था पीएफ, पीएफ की फुल फॉर्म प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ये भी इस प्रकार का एक अमाउंट होता है कि जब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो सरकार कहती है, उस कंपनी का फर्ज बनता है कि उस इंप्लॉय के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके रखे, कि जब वो जॉब से निकले तो उसके हाथ में कुछ पैसा हो, जिससे कि वो अपनी आगे के लिए या जितने टाइम पीरियड के लिए वो खाली बैठेगा। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन बन गया, चेतन याद करो, जितने टाइम पीरियड के लिए आप एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, उस अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ नाम दिया था हम लोगों ने। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या नाम बोला था? फ्रिक्शनल। किसी ने पता बोला बीच में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई तो था तुम थे। सीजनल, सीजनल होती है एग्रीकल्चर को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है जी। सीजनल किसको कहते हैं? एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर में कितने सीजन होते हैं? 2, 3-3, 4-4 महीने के 2 सीजन हो गए, बाकी 4-6 महीने किसान बेरोजगार बैठा है, इसलिए उसका नाम हो गया सीजनल। तो अब भाई जब जॉब छूटी तो 2-3-4 महीने उसके पास खाली है, वो टाइम नहीं मिल रही जॉब, तो उससे वो अपना घर का गुजारा कर लेगा, पीएफ। क्या? पीएफ। तो ये जो मैं पीएफ है, रिटायरमेंट बेनिफिट है, और एक और वर्ड होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ईएसआई। ईएसआई की फुल फॉर्म कौन बताएगा? ईएसआई की फुल फॉर्म ऑनलाइन वालों तुम भी बता सकते हो। ईएसआई की फुल फॉर्म होती है इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, इंप्लॉय की स्थिति का बीमा। बीमा, इंश्योरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बीमा। मतलब क्या होगा, अगर इंप्लॉय को कुछ भी हो जाएगा ना, तो उसका खर्चा कौन उठाएगी? कंपनी उठाएगी। आप लोग के अगर परिवार में से कोई भी घर का मेंबर लिमिटेड कंपनी में काम करता होगा ना, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ना पूरे परिवार की ना फोटो खींचती है और उसके ना कार्ड पर लगती है। हुआ है किसी के साथ? जिनके भी घर में ऐसा हुआ होगा ना, तो समझ जाना वो ईएसआई कार्ड बना है। वो क्या बना है? ईएसआई। अब तुम्हारे पिताजी का बना होगा, तो उस फोटो में तुम्हारे पिताजी
माता जी, तुम बच्चे जो भी होंगे वो सब होंगे, लेकिन तुम्हारे चाचा ताऊ मामा कोई नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो तुम्हारे पिताजी पे डिपेंड नहीं है। ईएसआई कार्ड के अंदर ध्यान रखना डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ही आते और कोई नहीं आता, ये बात ध्यान रखने वाली है। तो मेरा पॉइंट यहां पर आ रहा है कि जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं ना सर, इनको सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इनको किसी भी प्रकार के ना क्या नहीं मिलते, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। ठीक है, अभी लिखना मत प्लीज, लिखो मत अभी, सुनो। दूसरा पॉइंट, अब जरा इमेजिनेट करके बताओ, जो कैजुअल वर्कर्स है, टेम्परेरी लेबर है, ये स्किलफुल होगी या अनस्किल्ड होगी? ज्यादातर अनस्किल्ड। तो ज्यादातर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कि कैजुअल वर्कर्स कहां पे मिलते हैं, स्किल्ड या अनस्किल्ड में? तो आंसर इज अनस्किल्ड लेबर ज्यादा मिलेगी आपको ये, अनस्किल्ड। ठीक है, तो प्लीज जरा कैजुअल वर्कर्स का मीनिंग लिखो। कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स are the daily wagers, are the daily wagers ठीक है, आगे लिखो। they are not hired by their employer on regular basis, on regular basis। ठीक है, आगे लिखो। कैजुअल वर्कर्स डू नॉट गेट, नेक्स्ट पॉइंट में बना के लिखना, पॉइंटों में लिखो, पैराग्राफ मत बनाना, ध्यान रखना। कैजुअल वर्कर डू नॉट गेट social security benefits, casual workers do not get social security benefits। अब social security benefits के एग्जांपल भी लिखो भाई। कितने एग्जांपल दिए? 3, एक पीएफ, एक ईएसआई, एक रिटायरमेंट पेंशन, और अगर फोर्थ भी ऐड कर सको तो ग्रेचुटी। ठीक है, ये 4 वर्ड होते हैं, अगर आप लोग लिख पाओ, 3 तो याद रखना, ग्रेचुटी नहीं याद रहेगा, 3 याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल वाला पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट लिखो, कैजुअल वर्कर्स, पॉइंटों में, ठीक है, ध्यान रखना, नोट पैराग्राफ। कैजुअल वर्कर्स आर यूजुअली अनस्किल्ड वर्कर्स, For example, workers at construction site, हाँ जी, तो कैजुअल वर्कर्स के ऊपर अगर टिप्पणी आ जाए तो 3 मार्क्स में लिख लोगे। इतनी बातें एक बार फटाफट से रिकॉल करो। पहला पॉइंट पढ़ना, नंदनी क्या लिखा है कैजुअल वर्कर्स के लिए? आर डेली वेजर्स। सेकंड पॉइंट पढ़ना जागृति, रेगुलर बेसिस पे नहीं होते। जैकेदा तीसरा पॉइंट पढ़ो, डू नॉट गेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, एग्जांपल है पीएफ, ईएसआई वगैरह एंड ऑल दैट। अनमोल फोर्थ पॉइंट पढ़ना, casual workers are usually unskilled workers, for an example workers at a construction site। अपोजिट पे आओ, रेगुलर वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स। ठीक है जी, चलिए आपको समझ में तो आ ही गया होगा, इसका अपोजिट में ये सारी बातें।
तो डायरेक्टली पॉइंट्स बनाते हुए लिखते चलो। पहला पॉइंट लिखो, these are on permanent payroll, these are on permanent payroll। परमानेंट पेरोल का मतलब क्या हुआ डिम्पी? परमानेंट पेरोल का मतलब क्या बनेगा? जिनकी सैलरी फिक्स है, परमानेंट पेरोल, जिनकी सैलरी फिक्स है, ठीक है ना? तो परमानेंट पेरोल। सेकंड पॉइंट लिखो, दे आर इंटाइटल, दे आर इंटाइटल फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। सोशल सिक्योरिटी, दे आर इंटाइटल फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ठीक है? पीएफ, ईएसआई, रिटायरमेंट पेंशन, ग्रेचुटी, ठीक है जी, डन। आगे लिखो, रेगुलर वर्कर्स आर यूजुअली, regular workers are usually skilled workers, skilled workers, for example engineer in a company। अब देखो, दोनों कंस्ट्रक्शन की फील्ड में, इंजीनियर भी और वो जो साइट पर लेबर काम कर रही है वो भी, बट इंजीनियर स्किल्डफुल है इसलिए वो कंपनी के मेन हेड के साथ बैठा हुआ है, और जो साइट पर वर्कर्स हैं, साइट पर वर्कर्स हैं वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? डन। अटेंडेंस कवर करो, उसके बाद इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लक्षित एब्सेंट है। एब्सेंट। 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 एब्सेंट नहीं, ये प्रेजेंट है। दक्ष, दक्ष प्रेजेंट है। एक तो नेम, ठीक है, प्रॉपरली जिनके भी नेम जो एब्सेंट है। दूसरा, तुम्हारे बैच में से फीसेस किस किस की पेंडिंग है? जिनके नेम आए थे ना, अगर उसमें नेम इनके तुम्हारे बैच में आए थे ना नेम, अगर किसी ने ऑनलाइन फीस जमा करा रखी है तो रिक्वेस्ट करता हूं, हर मंथ बोलता हूं कि उसको ना टाइमली ना अपनी रिसिप्ट कट करवा लिया करो। अब तुमने जमा करा रखी होती फीस, तुम कहते हो सर मैं पर्सनली, सर हमने तो फीस जमा करा, हमारा नाम कैसे है? अरे गलती तो ना होगी हमसे यार। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि टाइमली उस चीज को कवर अप कर लिया करो, कि रिसिप्ट ले लो, वो आप लोगों को पेमेंट का एक, ठीक है। चर्चा आप लोगों को दिख रही होगी क्या बन सकती है? अगली चर्चा क्या बन सकती है? इंडिया के अंदर जो, अब ये देखो पुराना डेटा है, कोशिश दोबारा करते हैं क्योंकि ये डेटा पुराना है, 2017-18 का है। कोविड के बाद बहुत तेजी से हालात बदले हैं। कोविड के बाद आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि लोग दूसरों के लिए जॉब करने से बजाय ना खुद के लिए काम करना पसंद कर रहे हैं। अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो खाने पीने के जो काम है ना, वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खुल गए।
एक बड़ा सही है बिजनेस, मोमोज लगा लो, रोल मोमोज चाप लगा लो, छोटी सी रेडी, मेरा भी सपना है। तुम्हारे को पढ़ाने के बाद मेरी यही हालत होने वाली मुझे पता है, ठीक है कि नहीं? तो आप लोगों ने ऑब्जर्व करी नहीं चीज, आप हर गली से निकलोगे, हर नुक्कड़ पे ना आपको एक रोल मोमोज वाला काउंटर दिख जाएगा। ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन दे रहा है कि लोग अपना एक तो किसकी तरफ भाग रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ भाग रहे हैं। दूसरा, कोविड में ना जो यहां पे लोग थे ना, रेगुलर वर्कर्स थे, उनकी भी ना जॉब बहुत छोटी है। अगर आपको पता हो तो जोमेटो में से, अमेजॉन, फेसबुक, यहां से ना बहुत सारे वर्कर्स को, बायजूस, बहुत सारे वर्कर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया था कंपनी ने, ये बोलते हुए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। और ये फैक्ट आप जाके डेटा चेक भी कर सकते, थोड़ा सा इस पे टाइम इन्वेस्ट करते जरा। अब ऑब्जर्व करिए डेटा, ये डेटा की ईयर और थोड़ा सा प्लीज, अगर ये डेटा होपफुली 2024 के पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो इस डेटा पर बेस्ड हो, वो क्या बन सकता है, बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहले इस पूरे इसको पढ़ते हैं, ठीक है? और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखवाया था ना, सेल्फ एम्प्लॉयड में मैंने कितने लिखवाए थे, 52, रेगुलर में कितने लिखवाए हैं, 23, और कैजुअल में कितने लिखवाए हैं, 25। ये डेटा लिखवाया है। अब पहले इसको पढ़ो, और इस बार 2024 में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग इसके आंसर को बखूबी करके आ पाओ। देखो जरा, कैजुअल वर्कर्स आर हायर ऑन अ वर्क एज अ नीडेड बेसिस, ठीक है, पता है हमारे को, एंड आर यूजुअली पेड द आवर और डे, यानी कि पर आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से पेमेंट होती है, ठीक है। दे आर ऑफन वनरेबल टू इकोनॉमिक डाउनटर्न such as the COVID-19 pandemic, when they may lose their jobs or to be forced to take up self-employment। सीधा बोलने की कोशिश कर रहा है, जिस तरीके से उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया उस डिप्रेशन के दौर में, जब इकोनॉमी पूरी डाउन थी, सिर्फ एक टाटा कंपनी ऐसी थी जिसने ना सबको प्रॉपर सैलरी दी है और किसी को जॉब से नहीं निकाला सिचुएशनली उस वक्त, क्योंकि रतन टाटा का यही डिसीजन था कि इस वक्त, इस साल मतलब 2020-21 का जो सेशन था ना, उस वक्त रतन टाटा की यही स्टेटमेंट थी, पूरी जिंदगी कमाने में लगे रहोगे, बस इस साल अपने आप को बचा ले जाओ तो सबसे बड़ी कमाई यही होगी। अगर आप जाके चेक करोगे ना तो नेट पे आपको ये स्टेटमेंट सर की मिलेगी। पॉइंट ऑफ व्यू कहने का क्या है, टाटा ग्रुप ने किसी को भी नहीं निकाला, उनको सैलरी दी, क्योंकि उनका ये भी माना था कि पूरी जिंदगी हम लोगों ने इनसे कमाया है, ये एक हालात ऐसे आए हैं जिससे कि हमारे को वर्कर्स के लिए काम करना पड़ेगा, यानी कि वर्कर्स को सैलरी दे, क्योंकि जॉब से निकालना बहुत आसान डिसीजन है, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को जॉब से निकालोगे ना तो एक को नहीं सर, उसका पूरा परिवार प्रॉब्लम में आएगा। और एक परिवार के अंदर मैं मान के चल रहा हूं 4 लोग हैं सर एवरेज। अगर आपने कितने 1 लाख लोगों को भी जॉब से निकाला है तो ऑन एन एवरेज 4 लाख लोग प्रभावित होने वाले हैं सर। और ये बहुत रीजनेबल सा एक समझाने के लिए कंसेप्ट ले रहा हूं सर, ठीक है? तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्या वजह है, पेपर में ये लाइन तो नहीं मिलेगी आपको नीचे जो लिखी हुई ना, बस ये डेटा मिलेंगे अगर मिलेंगे तो, क्या वजह है कि 2017-18 और 2022-23 के डेटा में जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो और बढ़ गया इतनी जल्दी,
तो उसका रीजन क्या लिखेंगे? क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक लोगों ने कैजुअल और रेगुलर वर्कर्स में से निकलकर कहां पर आना शुरू कर दिया? क्योंकि अब वो यही बिलीव में है कि किसी और के लिए मेहनत करने से अच्छा है, किसी और के लिए कमाने से अच्छा है खुद के लिए कमाया जाए, खुद के लिए अर्न किया जाए और लोगों को बेटर सर्विस दी जाए। वो अपनी जॉब के मालिक या अपनी लाइफ के या अपने टाइम के मालिक खुद बन पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप लोग को ऑब्जर्वेशन दिमाग में रखनी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेशली लास्ट 6 ईयर्स, ये 2017-18, अभी 24 में हम लोग, इन लास्ट 6 ईयर्स जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डेटा है वो और इनहेंस हुआ है और लोग कहां से निकलकर आए हैं? कैजुअल और रेगुलर में से निकलकर कहां पर आए हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ आए हैं। रीजन इसका यही है कि लोगों को कहीं ना कहीं कोविड-19 के दौरान जॉब से हाथ धोना पड़ा सर अपने, और सिंपल है कि जब भाई अगर ऑफ कोर्स की बात है जॉब चली गई तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अपने घर को चलाने के लिए लोगों ने कहां पर इंगेज होना शुरू कर दिया? सेल्फ एम्प्लॉयड। छोटे 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 जो काउंटर होते हैं ना सर, उनको लगाना शुरू कर दिया। मैंने रियली बहुत पढ़े लिखे बंदों को भी उसमें देखा है जिन्होंने ये मोमोज और क्या कहते हैं चिली पोटैटो एंड ऑल दैट, इन सब चीजों का काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि मार्केट में लोगों ने यही फील करा हुआ है कि यार खाने पीने के काम में ना कमाई है, खाने पीने के काम में कमाई है। आधो आध का फर्क होता है सर। अगर आपने मान लो 5 रुपए की चीज बनाकर तैयार करिए ना, वो आराम से 10 रुपए की बिक जाती है सर, आराम से 10 रुपए की, यानी कि पूरे 100% का मार्जिन होता है अगर आपका टेस्ट क्वालिटी बेहतरीन है तो ये दिमाग में रखने की कोशिश रखेंगे। ठीक है, देखते हैं और इसके अंदर आगे कुछ और डेटा ऐड हो, मतलब कुछ और बात ऐड हो रही है। पढ़ते हैं जरा, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अरे बाप रे, इतना नहीं पढ़ा जाएगा, पहले ही टेंशन में हम लोग। रहने दो, ये वाला पॉइंट पेपर का आया हुआ है तुम्हारे। सोचो, ये सेम लाइन पेपर में आई हुई है एक टाइम पे 12th इको में। पढ़ लो। 90% हमारे लोग कहां पे एंगेज है? इनफॉर्मल सेक्टर में। भी आगे आने वाला है इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है तो वो बताऊंगा। ठीक है, तो अभी वापस आते हैं, डेटा लिख लेना भाई। कैजुअल में कितने वर्कर्स हैं? लगभग लगभग 25 और रेगुलर में 23। क्यों गैप है सर? जबकि परमानेंट जॉब तो अच्छी जॉब होती है। सर गैप ये इसलिए है क्योंकि हमारी कंट्री में स्किल्ड लेबर की संख्या काफी कम है और जॉब्स काफी लिमिटेड है, काफी लिमिटेड है सर। चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, रिलायंस हो, टीसीएस हो, इंफोसिस हो, विप्रो हो, टाटा हो, कोई भी कंपनी हो सर, वो रखेगी उसी बंदे को जिसके अंदर बेहतरीन स्किल्स होंगी। और छोटी मोटी जो मजदूरी वाला काम है वो आपको लेबर से करवाना पड़ेगा सर, दिहाड़ी मजदूर से करवाना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए कैजुअल वर्कर का परसेंटेज ज्यादा है एज कंपेयर टू द परमानेंट वन। ठीक है, आगे हमारी हेडिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। हेडिंग है सर, पेपर में देखने को मिल सकती है, चार्ट के बेसिस पे हेडिंग रहेगी। कोई नहीं, कॉपी बंद है, बंद रहने दो, मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, बस ये हेडिंग डलवा रहा हूं। ये आपको दिख रहा है पाई चार्ट? पेपर में पाई चार्ट के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन मिल सकता है कि बोलेगा एक्सप्लेन करो। तो जेंडर के बेसिस पे अगली क्लास में कराऊंगा हमारी कंट्री का जो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। ठीक है कि नहीं? और डिस्ट्रीब्यूशन होगा कहां पर? 3। कौन कौन से बोलो? नहीं, आपको बीच में बोलना पड़ रहा था ना, तो मैंने कहा पूछ लेता हूं पहले। 3 कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, कैजुअल और रेगुलर। ठीक है ना? सामने लिखा था लेकिन समझ में नहीं आया होगा। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, जा सकते हैं आप लोग।